अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैर से आप लोग होप यू ऑल फाइन। मेरा नाम है मोहम्मद एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का वीडियो का टॉपिक एक ऐसे आदमी के बारे में जिसको इंडियाज मोस्ट वांटेड ही नहीं बल्कि अमेरिका ने भी कह दिया था कि ये उनके पास सेकंड नंबर पर मोस्ट वांटेड फ्यूजिटिव है वर्ल्ड में। और ये आदमी ने कई लोगों के दिल में दहशत मचाया है। कई लोग इसके बारे में सोचते हैं कि आखिर इसका राइज इतना टॉप और इतनी पावरफुल पोजीशन पे कैसे हुआ, जहां पर आज इंडिया के टॉप पॉलिटिशियंस और पुलिस वाले भी बताया जाता है इसके नाम से डरते हैं या इसके अंडर काम करते हैं। और मैं बात कर रहा हूं दाऊद इब्राहिम कसकर के बारे में। तो देखते हैं इस वीडियो में डिटेल में कि कौन है जो मुंबई के एक एरिया डोंगरी से मामूली से लाइफ से राइज हुआ और आज बताया जाता है उसका नेटवर्थ तकरीबन 60 से 70 हजार करोड़ रुपए है, जिसके खुद वालिद साहब 5 वक्त के नमाजी थे और बताया जाता है जिसका खुद का बेटा आज पाकिस्तान में हाफिज है और वो कुरान सिखाता है मस्जिद में बच्चों को। देखते हैं वीडियो में डिटेल में द मिस्टीरियस राइज ऑफ दाऊद इब्राहिम। दाऊद इब्राहिम के बारे में बताया जाता है कि मोस्ट वांटेड फ्यूजिटिव जो भागा हुआ आदमी है उसको आज डिक्लेयर किया गया है इंडिया में। उसको आज भी हर कुछ दिन में उसके ऊपर एक न्यूज़ आर्टिकल चलता है और कई सारी न्यूज़ चैनल्स उसका नाम लेकर अपने खुलासे कुछ ना कुछ करते रहते हैं। बताया जाता है कि दाऊद इब्राहिम की पैदाइश हुई थी 1955 26 दिसंबर को खेद एक एरिया में जो है महाराष्ट्र में। और वह सिर्फ अकेला नहीं बल्कि उसके कई सारे और भी भाई और बहन है और उसके वालिद साहब बहुत ही मशहूर थे जिनका नाम था इब्राहिम कसकर और वो मुंबई पुलिस में एज अ हेड कांस्टेबल काम करते थे। दाऊद इब्राहिम के वालिदा का नाम था आमिना बी और वो एक होम मेकर थे, हाउसवाइफ थे। और बताया जाता है कि दाऊद इब्राहिम और उसकी फैमिली ये लोग डोंगरी एक इलाका है मुंबई में, वहां पर ये लोग रहते थे। अब दाऊद इब्राहिम अकेला लड़का नहीं था उसके घर का। बताया जाता है कि उसके 7 भाई थे और 5 बहनें, जिनमें से कुछ भाई थे शब्बीर इब्राहिम कसकर, इकबाल इब्राहिम कसकर, नूरा इब्राहिम, अनीस इब्राहिम, साबिर मोहम्मद मुस्तकीम और बहनों में सईदा हसन मियां वाकले, जैतून, फरजाना मुमताज और हसीना पारकर। देख सकते हैं आपके हसीना पारकर भी काफी कंट्रोवर्शियल ये बहन रह चुकी है और रिसेंटली बॉलीवुड ने भी एक मूवी बनाई थी हसीना पारकर की लाइफ के ऊपर। बताया जाता है कि दाऊद इब्राहिम के कुछ ऑपरेशंस जो भी वो स्मगलिंग हो पता नहीं क्या क्या किस्म के धंधे थे या गुंडागर्दी, वो यहाँ पर ये बहन संभालती थी। और उसके साथ साथ और कुछ नाम है जैसे कि अनीस इब्राहिम, शब्बीर इब्राहिम, ये भी काफी मशहूर नाम थे दाऊद इब्राहिम के साथ के। और आगे आपको बताऊंगा कि कैसे कौन से भाई का बहुत बुरा कत्ल होने की वजह से दाऊद इब्राहिम इतना हार्ड एंड स्टोन हार्टेड आदमी कैसे वो बना उसके एक भाई की मौत होने के बाद। मैंने रिसेंटली एक किताब भी पढ़ी है जिसका ऑथर है हुसैन जैदी। ये काफी एक मशहूर इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट और एक ऑथर भी है, बुक राइटर है। और हुसैन जैदी की बुक है फ्रॉम डोंगरी टू दुबई। ये कंप्लीटली बेस्ड है दाऊद इब्राहिम की लाइफ के ऊपर, कैसे उसने अपना काम शुरू किया पैदाइश होने से लेकर आज तक के करंट सिचुएशन में। काफी इंफॉर्मेटिव और काफी एक बहुत ही जबरदस्त किस्म की किताब है। हुसैन जैदी की और भी कुछ बुक्स है जैसे कि शूट आउट एट लोखंड वाला और कई सारे कुछ ऐसे बुक्स है। तो ये काफी मतलब एक फिक्शन नहीं बल्कि प्योरली फैक्ट्स के ऊपर ये बुक बेस की गई है और इसमें कई सारे पॉइंट्स मैं उस किताब के हिसाब से ही कहूंगा। किताब में ये बताया गया कि दाऊद इब्राहिम के वालिद ने इब्राहिम कसकर वो बहुत ही नमाजी, बहुत ही मतलब अल्लाह से डरने वाला वो एक आदमी था और साथ ही साथ मुंबई पुलिस में वो एक कांस्टेबल थे और उनकी शराफत के लिए वो काफी मशहूर थे मुंबई पुलिस सर्कल्स में। तो काफी लोग शॉक होते हैं कि इतने नमाजी, इतना अल्लाह से डरने वाला आदमी का खुद का बेटा कैसे आज इतना बड़ा डॉन बन गया है इंडिया का। बताया जाता है कि उनकी शराफत जो उनके वालिद साहब की थी उसी की वजह से वो ज्यादा कभी कमा नहीं सके और वो सिर्फ सैलरी पर रहने पर वो पूरी तरह से अपने बच्चों का देखभाल कर नहीं सक रहे थे। और यहाँ पर दाऊद इब्राहिम एक ही लड़का था जिसको वो इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाते थे, क्योंकि किताब में ऐसा बताया गया कि एक वक्त कोई वली थे, उन्होंने इन बच्चों को देखा और कहा कि दाऊद इब्राहिम को बताते हुए जब वो छोटा था कि ये बहुत आगे जाने वाला है, बहुत पैसा ही कमाने वाला है। तो ये सुनकर इब्राहिम कसकर उन्होंने इंग्लिश मीडियम स्कूल में दाऊद इब्राहिम को रखा था, ये सोचते कि शायद ये पढ़ लिख कर बहुत आगे जाने वाला है। लेकिन देखते ही देखते कुछ और ही किस्सा निकला। पैसा कमाने का तरीका दाऊद इब्राहिम का कुछ अलग ही था। बताया जाता है कि पैसों की कमी होने की वजह से फाइनली
फाइनली उस इंग्लिश स्कूल से ड्रॉप आउट करना पड़ा दाऊद इब्राहिम को, क्योंकि फिर फीस के लिए उतना पैसा नहीं था। और ये स्कूल का नाम अहमद सेलर हाई स्कूल था जो मुंबई में है। और यहाँ से निकलने के बाद देखा गया कि दाऊद इब्राहिम इवन दो यंग लड़का ही था, स्कूल का लड़का, वो कई सारे एरिया की गुंडागर्दी, छोटा कुछ पॉकेट मारना करना, ऐसे किस्म की चीजों में वो अपने भाइयों के साथ उतर गया था। और फिर देखते ही देखते ये बताया गया कि वो छोटे पिक पॉकेट्स करने लगा, चोरी करने लगा, कई सारे नकली चीजें जैसे कि वॉच हो, असली की रोलेक्स बताकर दुकान में लेके जाना, फिर वहां पर बॉक्स में बंडा रखना, पत्थर रखना, और फिर वो एक जो भी विक्टिम है उसको देकर पैसे लेना, फिर वहां से वो लोग फरार हो जाते थे। तो ऐसा करते करते वो काफी प्रॉब्लमेटिक था वो अपने एरिया में। और बताया जाता है कि उनके वालिद साहब को जब भी इसकी रिपोर्ट आती थी वो बहुत बुरी तरह इन भाइयों को मारना शुरू करते थे, क्योंकि वो काफी बेइज्जत फील करता था वो आदमी कि बच्चे ये क्या कर रहे। और देखते ही देखते ये बताया गया कि दाऊद इब्राहिम ने फिर उसके बाद वहां का एक मशहूर लोकल जो डॉन था एरिया का, जिसका नाम बाशु दादा था, उसको इसने ज्वाइन किया। बुक में ये बताया गया कि काम करते करते वो बाशु दादा के भी खिलाफ होना शुरू हो गया था, क्योंकि बताया गया किताब के हिसाब से कि बाशु दादा एक वक्त आने पर दाऊद इब्राहिम के वालिद साहब को उसने बुलाकर गालियां कुछ दी थी। तो ये चीज दाऊद इब्राहिम को बर्दाश्त नहीं हुई, उसके साथ का भाई शब्बीर इब्राहिम जो उन लोगों को बर्दाश्त नहीं हुई। और बुक में ये भी लिखा गया कि ये लोग पहली बार बाशु दादा के ऊपर इन्होंने वार करवाया। वो कैसे? एम्प्टी सोडा बॉटल्स, जो कांच के बॉटल्स रहते थे, वो फेंकना और पत्थर फेंकना। और बताया जाता है कि बाशु दादा के ऊपर इतना वार हुआ, इवन दो पैसा वाला था, उसके ईगो को हर्ट हुआ और वो फिर बेइज्जती सहना नहीं चाह रहा था, तो वो वहां से हैदराबाद शिफ्ट हो गया था। रिसर्च करने पर मुझे ये भी पता चला कि बाशु दादा के जो औलाद है, ये जो बेटे है या ग्रैंडसन जो भी है, उनका घर आसिफ नगर, मेहदीपट्टनम के पास जो आसिफ नगर है, उस आसिफ नगर रोड के ऊपर ही बाशु दादा के फैमिली का घर है। लेकिन बुक के हिसाब से ये बताया गया फिर बाशु दादा का कभी सीन में नाम नहीं आया, मतलब वो कंप्लीटली वो यहाँ पर हैदराबाद शिफ्ट हो गया था। और यहाँ पर दाऊद इब्राहिम का पहला स्टेप था अपना ओन ऑर्गेनाइज्ड गैंग बनाना। तो उसने बाशु दादा के पास से ट्रिक्स एंड टैक्टिक्स सीखा था, मतलब कि ऑर्गेनाइज क्राइम में उतरा था। और वो शब्बीर इब्राहिम के साथ, अपना जो भाई है, उसके साथ उसने अपना ओन एक गैंग फॉर्म किया। फिर उसके बाद ये बताया गया कि उस वक्त काफी राइज पर और जो फर्स्ट एस्टैब्लिश्ड डॉन इंडिया का था, जिसका नाम था हाजी मस्तान, उसकी नजर पड़ी थी दाऊद इब्राहिम के एक्टिविटीज पर। काफी ऑर्गेनाइज तरीके से दाऊद इब्राहिम अपने एक्टिविटीज, इवन दो बहुत छोटे किस्म के थे, पिक पॉकेट करना, स्मगलिंग, यहाँ से वहाँ छोटे मोटे चीजें हटाना, तो वहां पर हाजी मस्तान की नजर पड़ी और वो उसके अपने कामों में दाऊद इब्राहिम को लेना स्टार्ट किया। उस वक्त एक और डॉन था जिसका नाम था करीम लाला, पठान गैंग का जो हेड था। तो उस वक्त बताया जाता है कि मुंबई में ऑलरेडी एक ज़माने से पठान गैंग का बहुत हंगामा रहता था, काफ़ी ये क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में ये लोग उतरे हुए रहते थे। गैम्बलिंग हो या ब्रॉथल्स चलाना या कई सारे अलग अलग किस्म के जो भी 2 नंबर के काम होते थे, उसके ऊपर पठान गैंग का हाथ रहता था। और हाजी मस्तान वो सिर्फ स्मगलिंग के काम में उतरा हुआ रहता था, मतलब कि जो भी सी पोर्ट से सामान आता है उसको गायब कर देना, फिर उसको वापस मार्केट में लाकर बेचना। लेकिन देखते ही देखते पठान गैंग और दाऊद इब्राहिम के बीच में काफ़ी लड़ाई शुरू हो चुकी थी। और यहाँ पर बताया जाता है कि करीम लाला के नीचे जो दूसरे पठान रिश्तेदार थे, वो लोग दाऊद इब्राहिम के खिलाफ होना शुरू हो गए थे और उन्होंने दाऊद इब्राहिम की गैंग पर उन लोगों ने अटैक करना शुरू किया था, जिसकी वजह से दाऊद इब्राहिम ये डिसाइड कर लिया था कि वो और शब्बीर इब्राहिम पूरी तरह से ये लोग अब प्रॉपर अपना कंपनी फॉर्म करेंगे, अपना खुद का एक ऑर्गेनाइज गैंग फॉर्म करेंगे, जिसका नाम ये दोनों ने मिलकर रखा द डी कंपनी। और ताज्जुब की बात यह है कि इस वक्त दाऊद इब्राहिम की उम्र सिर्फ 19 ईयर्स का था, मतलब कि 20 भी नहीं टच करा था, और ऑलरेडी ये काफी इतनी शातिरगिरी से, इतनी स्मार्टनेस से ये अपने कामों को आगे बढ़ाना शुरू करा था 2 नंबर के धंधे करते हुए। नया ट्विस्ट दाऊद इब्राहिम के लाइफ में देखा जा सकता है कि कई सारे जो परेशानी आए थे दाऊद इब्राहिम को, उसी का इसने अपने स्मार्टनेस से फायदा उठाया और वो सीढ़ी चढ़ते रहा। आप देख सकते हैं कंप्लीट वीडियो में कि हर परेशानी को दाऊद इब्राहिम ने अपने फायदे में बदला। अब यहाँ पर भी नेक्स्ट ट्विस्ट आया, जहां पर दाऊद इब्राहिम परेशान होने पर कैसे उसने एक सीढ़ी ऊपर चढ़ी। बुक में बताया गया कि हाजी मस्तान, करीम लाला, इनकी गैंग से अब एक तरह से बदला लेना था दाऊद इब्राहिम को, क्योंकि उसके टीम मेंबर्स को मारा गया था और ये लोग डी कंपनी फॉर्म कर चुके थे। तो बताया जाता है कि एक ऐसा वक्त आया कि दाऊद इब्राहिम
और उसके भाई को एक टिप ऑफ मिला था, एक इन्फॉर्मर, एक खबरी की तरफ से, कि तकरीबन 5 लाख रुपए इनका हवाला का पैसा हाजी मस्तान का ये गाड़ी में एक जगह से दूसरे जगह पर इसको ट्रांसपोर्ट किया जा रहा था। और यहाँ पर दाऊद इब्राहिम और उसके साथ के जो लोग हैं, तकरीबन 8 लोग थे, ये लोग चाकू और जो भी मतलब ऐसे हथियार है, ये सब चीजें रखकर ये लोग तैयार वहां पर रोड पर ठहरे हुए थे। और बुक में बताया गया कि ये शायद क्रॉफोर्ड मार्केट एरिया, वहां पर कहीं ये हुआ था एक काम। तो इन्होंने टैक्सी को रोका, बीच में एक आदमी था जिसके पास सूटकेस था, अतराफ के जो बॉडीगार्ड्स थे उनको तो ये 8 लोगों ने फुल धुलाई की और उस आदमी से इन्होंने ब्रीफकेस छीना और वहां से भागे। लेकिन यहाँ पर ट्विस्ट आता है, अगले दिन दाऊद इब्राहिम और उसकी गैंग को पता चलता है कि ये 5 लाख रुपए हाजी मस्तान के पर्सनल नहीं थे, बल्कि ये मेट्रोपॉलिटन बैंक का पैसा यहाँ एक जगह से दूसरे जगह पर ट्रांसपोर्ट किया जा रहा था। तो यहाँ पर अगले दिन न्यूज़पेपर में आर्टिकल आता है कि सबसे बड़ी बैंक की रॉबरी कैरी आउट की गई है दाऊद इब्राहिम और उसके साथ के लोगों की तरफ से। अब इस चीज का जब तमाशा होता है और जब बैंक रॉबरी का केस बन चुका तो इसको क्राइम ब्रांच को हैंड ओवर कर दिया गया था और उन्होंने इन्वेस्टिगेट करके ये देखा कि इसमें दाऊद इब्राहिम इन्वॉल्व था। और ये मालूम करने पर उनके जो वालिद है इब्राहिम कसकर, जो ऑलरेडी एक रिटायर्ड पुलिस कांस्टेबल थे, उनको अप्रोच किया और उनको इन पुलिस वालों ने कहा कि आप ही का बेटा इस बैंक के रॉबरी में इन्वॉल्व है। काफी शॉक हो चुके थे इब्राहिम कसकर, क्योंकि वो कभी सोचे नहीं थे कि उनकी खुद की औलाद चोर डकैती में इतनी बुरी तरह उतर जाएगी। अब बुक में ये बताया गया कि जैसा उनको ये पता चला, इब्राहिम कसकर ने अपने दोनों बेटे शब्बीर और दाऊद को बहुत बुरी तरह बेल्ट से मारना शुरू किया, क्योंकि ये लोग स्टिल यंग थे। सोचिए आप, ये लोग सिर्फ 20 साल के अंडर थे और इनको इतना बुरा मारते हुए बताया कि एक ही तरीका है इसमें, अल्लाह से माफी मांगो और पुलिस स्टेशन चलकर कबूल कर लो अपनी गलती। तो यहाँ पर पुलिस स्टेशन, क्राइम ब्रांच का जो स्टेशन है वहां पर लेकर गए और फिर दोनों बच्चों से कन्फेस करवाया कि इनकी गलती थी और इन्होंने चोरी किया। लेकिन यहाँ पर पुलिस वालों ने देखा कि इसमें एक फायदा उठाया जा सकता है और पुलिस वालों ने कहा कि दाऊद इब्राहिम और उसके भाई को ये लोग एक डील देते हैं कि ये केस को माफ कर देंगे अगर ये पठान गैंग के खिलाफ लड़ना शुरू करेंगे। क्योंकि उस वक्त बताया जाता है कि पठान गैंग काफी पॉलिटिकल उनके लिंक्स थे और वो बहुत परेशान थे, क्योंकि वो पठान गैंग को कहीं रोक नहीं सक रहे थे उनके 2 नंबर के धंधों में। उनको बहुत बुरी तरह उनके कांस्टेबल्स को मारा जाता था और कुछ अगर वो केस करने गए तो उनको टॉप के पॉलिटिशियंस या टॉप के जो पुलिस वाले होते हैं इनकी तरफ से कॉल आता था कि पठान गैंग को छीना नहीं चाहिए। तो इससे पता चलता है कि कितनी रिश्वत ऊपर टॉप के एलिट लोगों को रिश्वत देकर रखा था। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि पुलिस ने खुद बैकिंग स्टार्ट की दाऊद इब्राहिम को, और यहाँ पर एक तरह से पुलिस बैकिंग इनडायरेक्ट जो थी, दाऊद इब्राहिम वो अपने एक्टिविटी करता था जिसको नजरअंदाज किया जाता था, और साथ ही साथ वो पठान गैंग जो राइवल है उनकी भी ये लोग कमर तोड़ना शुरू कर रहे थे, क्योंकि इनको पता था कि ये जब मार तोड़ करके वापस आएंगे पुलिस वाले इनको कुछ नहीं कर रहे थे। और यहाँ पर एक और आदमी की एंट्री होती है दाऊद इब्राहिम की लाइफ में, जिसको खुद दाऊद इब्राहिम ने अप्रोच किया था, और उसका नाम है खालिद पहलवान। हुसैन जैदी के बुक में ये भी बताया गया कि खालिद पहलवानी एक्चुअल आदमी है, द मेन पर्सन जो मेंटोर था दाऊद इब्राहिम का, जिसने दाऊद इब्राहिम को उसका कारोबार कैसे करना, ये जितना भी स्मगलिंग है, ये जो भी है, इसको कैसे कैरी आउट करना, ऑर्गेनाइज कैसे करना, खालिद पहलवान ने इसको सिखाया था। बताया जाता है कि खालिद पहलवान खुद बाशु दादा का आदमी था, और बाशु दादा जब ये हैदराबाद शिफ्ट हो गया था तो खालिद पहलवान के पास कुछ काम नहीं था। लेकिन यहाँ पर दाऊद इब्राहिम ने देखा कि वो काफी उसको ट्रेड्स और टैक्टिक्स पता थे। इवन दो स्मार्ट दाऊद इब्राहिम था, लेकिन उसको पता था कि खालिद पहलवान के पास मसल पावर बहुत था, मतलब कि वो खुद भी एक पहलवान था और उसको मारम तोड़ी के टैक्टिक्स पता थे, साथ ही वो गैंग्स भी वैसे बना के रखता था। तो दाऊद इब्राहिम को पता चल गया कि दिमाग के साथ पहलवानगिरी भी इनको जरूरी थी, गुंडागर्दी भी इनको जरूरी थी, ताकि ये अपना होल्ड बनाकर रख सके। अब नेक्स्ट आता है बहुत बड़ा झटका दाऊद इब्राहिम की लाइफ में। दाऊद और शब्बीर ये दोनों एकदम खास और करीबी भाई थे जो डी कंपनी उस वक्त चला रहे थे। इवन दो खालिद पहलवान को ये लोग ऑन बोर्ड लिए थे, पर पठान गैंग को काफी हसद और जलन थी दाऊद इब्राहिम के रईस से, क्योंकि बताया गया है किताब में कि हाजी मस्तान और करीम लाला जब इनको अंदाजा लग गया था कि ये दोनों तो इसका फायदा पूरी तरह पुलिस उठाएगी जब दो गुंडे एक दूसरे से लड़े, तो हाजी मस्तान ने अपने बंगलों पर बुलाकर दाऊद गैंग, डी कंपनी और पठान गैंग के बीच में सुलह करवाया था और दोस्ती करवा दी थी। देखा जा सकता है कि दाऊद इब्राहिम उसके बाद वो कई सारे स्मगलिंग के तरीके उसने शुरू किया। गोल्ड वो स्मगलिंग करना शुरू करा खालिद पहलवान के साथ, क्योंकि खालिद पहलवान के लिंक्स दुबई में भी थे और उसको अरबिक बहुत अच्छी आती थी। तो वहां के शेख के साथ, कई सारे शेख के साथ खालिद पहलवान ने कनेक्शंस बनवाया, और दाऊद इब्राहिम और खालिद पहलवान और शब्बीर मिलकर काफी ये लोग पैसा कमाने लगे। और यहाँ पर पठान गैंग वही ब्रॉथल्स चलाने में, कैरम बोर्ड्स
शराब खाने, ये ऐसे किस्म के कारोबार में ये लोग लगे हुए थे और ये उतना कमा नहीं सक रहे थे। तो ये हसद के मारे इन्होंने एक प्लान रचा कि अब शब्बीर को ये लोग मरवाएंगे ताकि दाऊद इब्राहिम की पीठ टूटे। मतलब कि एक तरह से उसका खास भाई अगर मर गया तो दाऊद इब्राहिम शायद डर के पीछे हट जाएगा। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि यही मौत के बाद दाऊद इब्राहिम और खतरनाक हो जाएगा। बताया गया है कि 12 फरवरी 1981 में शब्बीर कास्कर वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ वो घूम रहा था एक जगह पर और पीछे एक गाड़ी फॉलो कर रही थी। बहुत देर तक फॉलो किया गया और फाइनली पेट्रोल पंप पर जब शब्बीर की गाड़ी रुकी तो ये जो पीछे गाड़ी थी जिसमें पठान गैंग के लोग थे, इन लोगों ने उसको रोका और जैसा एक मूवी है द गॉडफादर जिसमें बड़े भाई को मारते हुए बताया था, सेम सीन यहाँ पर शब्बीर के साथ भी हुआ, जहाँ पर उसको पूरी तरह घेरा गया और इतनी बुरी फायरिंग की गई कि बताया जाता है कि शब्बीर के बॉडी में से तकरीबन 19 या 20 गोलियां तो निकले थे। लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड को कुछ गोली लगी थी लेकिन वो बच गई थी। तो यहाँ पर शब्बीर वहीं पर स्पॉट मौत उसकी हो गई और काफी अनरिकॉग्नाइजेबल उसकी लाश की हालत थी, ऐसा बुक में बताया गया। और इसके बाद बताया गया दाऊद इब्राहिम काफी वो हिल चुका था, काफी परेशान था क्योंकि उसका अपना सगा खून, उसका अपना भाई शब्बीर की मौत हो चुकी थी और पूरे घर में एक गम का माहौल था। तो यहाँ पर बताया जाता है कि दाऊद इब्राहिम खामोश हो चुका था और यहाँ से उसने ठान लिया था कि अब वो बहुत बुरी तरह कमबैक करेगा। देख सकते हैं कि कई लोग इससे शायद पीछे हट जाते हैं या सोचते हैं कि ये जिंदगी अब हट जाना चाहिए क्योंकि इतना बड़ा लॉस हुआ। लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं कि दाऊद इब्राहिम और बहुत खतरनाक उसका दिमाग होना शुरू हुआ। तो उसने डिसाइड किया कि अब बदला पठानों से लेना है। लेकिन कभी भी आप देखेंगे ऐसे किस्म के, पता नहीं क्यों ये लोग इंस्टेंट कभी बदला नहीं लेते हैं बल्कि वक्त देते हैं, या तो शायद पुलिस की इन्वेस्टिगेशन को थमने के लिए या पता नहीं क्या रहता। तो यहाँ पर भी दाऊद इब्राहिम बताया जाता है थोड़ा वक्त के लिए एकदम उसने लो प्रोफाइल रखा, फिर उसने उसके बाद कमबैक का काम शुरू किया। बताया जाता है कि 5 साल के बाद दाऊद इब्राहिम ने जो गैंग उसके भाई के मौत की जिम्मेदार थी उस गैंग को चुन चुन कर उसने मरवाया। पुलिस की भी मदद ली, एनकाउंटर के जरिए उनको मरवाया गया, पुलिस के एनकाउंटर के जरिए, क्योंकि पुलिस ऑलरेडी उसको बैकिंग दे रही थी। और साथ ही साथ करीम लाला जो पठान गैंग का हेड था, इवन दो वो और हाजी मस्तान इस फील्ड से पीछे हट गए थे क्योंकि उनके ऊपर कई सारे ऑलरेडी केसेस पड़ चुके थे और वो ऐसे लोग थे जो कमा कर बैठ गए थे, इवन दो रिटायर्ड थे। करीम लाला का जो नेफ्यू था जिसका नाम था समद खान पठान, बताया जाता है वो काफी एक मेंटल किस्म का आदमी था, उसको बहुत बुरी तरह गोलियों से छन्नी इसके बाद दाऊद इब्राहिम ने किया। और यहाँ पर देखा गया है कि हाजी मस्तान रिटायर हो चुका था, करीम लाला की हड्डी पूरी तरह टूट चुकी थी क्योंकि उसके सब खास के पठान लोग की मौत हो चुकी थी, मरवा दिया गया था दाऊद इब्राहिम की तरफ से। और यहाँ पर डी कंपनी टॉप का ऑर्गेनाइज गुंडा गैंग बन चुका था मुंबई का, जहां पर देख सकते हैं कि दाऊद इब्राहिम अल्टीमेटली डॉन बन चुका था मुंबई का। और यहाँ पर समद खान को मरवाने पर और उससे पहले कई सारे ओपन क्लैशेस होना शुरू हो चुके थे पठान गैंग और दाऊद इब्राहिम के गैंग के बीच में, जो डी कंपनी है। और ओपनली इसमें बताया जा रहा है कि समद खान जो पठान गैंग थे वो काफी जाहिल थे और वो जैसा डी कंपनी मूवी में बताया गया था, बस नाम सुनकर वो लोग उस एरिया में जाके राइवल गैंग का समझ के उसको मारते थे और अगले दिन पता चलता था कि वो नाम का कोई और शख्स था, यहाँ पर तो कोई इनोसेंट मारा गया। तो काफी रूट्स पर इनोसेंट लोगों की जान जाना शुरू हुई इन दो गैंग्स के बीच में राइवलरी की वजह से। लेकिन समद खान पठान के मौत के बाद पुलिस ने स्टेप अप कर दिया था इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि उनको दिख गया था कि पठान गैंग तो एलिमिनेट हो चुका, अब दाऊद इब्राहिम को अगर ना रोका गया तो वो बहुत खतरनाक लेवल पे चले जाएगा। दाऊद इब्राहिम को अंदाजा लग चुका था, कई बार आप देख सकते हैं मूवीज में, सीरियल्स में और इस किताब में भी बताया गया कि दाऊद इब्राहिम के पुलिस इन्फॉर्मेंट्स बहुत हाई लेवल के थे और पॉलिटिकल कनेक्शंस भी, जिसके बारे में कभी ज्यादा खुलासा इसने नहीं किया। तो उसको खबर आ जाती थी कि इसका अरेस्ट होने वाला है, शायद चार्जेस फ्रेम होने वाले, तो तुरंत बताया गया कि 86 के बाद, समद खान के मौत के बाद दाऊद इब्राहिम ने अपने आप को उसने शिफ्ट कर लिया था दुबई में। और उस वक्त बताया जाता है कि दाऊद इब्राहिम के अंडर तकरीबन 5000 लोग काम कर रहे थे और यहाँ पर उसका साथ दे रहा था एक नया राइजिंग डॉन जिसको दाऊद इब्राहिम ने अपने अंडर रख लिया था। उसका नाम था छोटा राजन। छोटा राजन भी काफी देख सकते हैं मशहूर कहानी है छोटा राजन वर्सेस दाऊद इब्राहिम की, जहां पर दोनों को दोस्त जो दुश्मन बन चुके उसके बारे में बताया जाता है। तो यहाँ पर भी बुक में ये भी बताया गया कि छोटा राजन भी काफी उसने मदद किया, दाऊद इब्राहिम को हेल्प किया पठान गैंग को खत्म करने में। बुक में ये भी बताया गया कि छोटा राजन ने बहुत स्मार्ट तरीके से उसने मुंबई का पूरा ऑर्गेनाइज क्राइम
हैंडल किया, उसने बहुत प्रोफेशनल तरीके से इसको एक ऑर्गेनाइज क्राइम सिंडिकेट बनाया दाऊद इब्राहिम का। क्योंकि दाऊद इब्राहिम दुबई में रहता था तो उसको पूरा भरोसा था छोटा राजन के स्मार्टनेस के ऊपर, क्योंकि छोटा राजन बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से मुंबई में वो टी कंपनी का नेटवर्क उसने फैला कर रखा था और कई 100 करोड़ रेवेन्यू वो जनरेट करना शुरू किया था दाऊद इब्राहिम के लिए। तो एक तरह से आप बोल सकते हैं कि खास पट्टा जो होता है दाऊद इब्राहिम का वो था छोटा राजन। फिर उसके बाद बुक में बताया गया कि बाबरी मस्जिद को लेकर काफ़ी दंगे फसाद इंडिया में हालात जो है वो बिगड़ने लगे, फसाद होने लगे और रथ यात्रा जो निकल रही थी उस रास्ते पर कई सारे मुस्लिम फैमिलीज को मारा भी गया। तो इस चीज़ का बदला बताया जाता है कि दाऊद इब्राहिम के जरिए पाकिस्तान के सीक्रेट एजेंट्स ने लिया था। बुक में ऐसा बताया गया कि दाऊद इब्राहिम को इसका अंदाजा नहीं था कि कितनी मास लेवल पर 1993 के बम धमाके कैरी आउट होने वाले थे मुंबई में, और दाऊद इब्राहिम समझ रहा था कि वो सिर्फ डराने के लिए उसके जरिए पाकिस्तान के ऑपरेटिव्स वहां पर बम धमाके करेंगे। लेकिन जब उसको पता चला कि इतने सारे मासूम जो लोग थे बॉम्बे के उनकी मौत हो चुकी थी 93 के बम धमाके में, तो वो काफी परेशान हो चुका और यहाँ पर इंडिया ने उसको एज द मोस्ट वांटेड टेररिस्ट वहां से डिक्लेयर करना शुरू किया। अब यहाँ पर अजीब बात आप सोचेंगे कि हाउ कम पॉलिटिशियंस इतना कनेक्शंस रखा हो, हाउ कम पुलिस का कनेक्शंस रखा, फिर कैसे वो ये मामले में फंसा, कैसे इंडिया की पुलिस ने उसको डिक्लेयर कर दिया एज द मोस्ट वांटेड टेररिस्ट। यहाँ पर जो सीनियर और काफी मशहूर इंडियन लॉयर राम जेठमलानी जो था वो बहुत ही हाई प्रोफाइल लॉयर था और उसको दाऊद इब्राहिम ने बताया गया कि उसने अप्रोच किया ये कहते हुए कि मैं इनोसेंट हूँ, मैं इसके पीछे नहीं था, इसके पीछे जो भी लोग है उसका खुलासा ही करने वाला था। और उसने राम जेठमलानी को कहा कि मैं वापस बॉम्बे आना चाह रहा हूँ क्योंकि वो एक ज़माने से भागा हुआ था और वो दाऊद इब्राहिम अपना इनोसेंस प्रूफ करना चाह रहा था। बस यहाँ पर कंडीशन ये था कि उसको हाउस अरेस्ट पर रखा जाए, जेल में नहीं डाला जाए और कोई टॉर्चर उसके ऊपर होना नहीं चाहिए और उसके राइट्स जो है लड़ते वक्त वो छीनना नहीं चाहिए। तो देखा जा सकता है कि जब राम जेठमलानी ने इन कंडीशंस को बताया इंडियन गवर्नमेंट को तो तुरंत इस कंडीशंस को रिजेक्ट कर दिया गया। तो इस पर राम जेठमलानी का स्टेटमेंट है, ऑफिशियल स्टेटमेंट। राम जेठमलानी ने कहा कि यहाँ पर कुछ सीनियर पॉलिटिशियंस जो इंडिया के वो दाऊद इब्राहिम के 2 नंबर के धंधों में शुरू से मिले हुए हैं, जैसे कि स्मगलिंग हो, ड्रग रैकेट हो, जो कुछ भी हो, जो कारोबार वो कर रहा था, और शायद वो अब ऐसे मौके का फायदा उठाना चाह रहे थे कि उनके नाम का खुलासा दाऊद इब्राहिम वापस आकर ना करे। काफी कंट्रोवर्शियल नेम से अगर देखा गया तो जो बुक में मेंशन किया गया है, जो आज भी बहुत बड़े पॉलिटिशियंस हैं महाराष्ट्र और अतराफ के स्टेट्स के, इनके नाम उसमें दिए गए। और राम जेठमलानी ने कहा कि अपने आप को बचाने के लिए ये पॉलिटिशियंस, ये लोग दाऊद इब्राहिम को कभी यहाँ पर आने नहीं दिए और उसको एज अ भगोड़ा, एज अ टेररिस्ट ही डिक्लेयर करते रहे और ये बताया कि कोई राइट्स उसको नहीं दिया जाएगा। अब ये इसमें कितनी सच्चाई कितना झूठ है आप लोग बेस्ट जज कर सकते हैं, मैं तो बुक के हिसाब से इसके बारे में कोट कर रहा हूँ। अब यहाँ पर हुसैन जैदी ने यह भी बताया किताब में कि छोटा राजन इनिशियली दाऊद इब्राहिम बताया जाता है कि वो काफ़ी परेशान था क्योंकि उसके ऊपर टेररिस्ट का अटैक लग चुका था और वो काफ़ी परेशान इसलिए था क्योंकि वो सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग, गोल्ड स्मगलिंग, इन चीज़ों के लिए वो एक गुंडा अपने आप को समझता था, मतलब कि एक डॉन समझता था। उसने अगर हत्या भी की तो वो राइवल्स की उसने की, जो गुंडे गैंग्स है दूसरे भी, लेकिन यहाँ पर इनोसेंट लाइव्स, मौत, आम पब्लिक के मौत के पीछे का जिम्मेदार वो कह रहा था कि वो नहीं है और काफ़ी बौखला गया था। तो यहाँ पर देख सकते हैं किताब में ये भी बताया गया कि छोटा राजन, क्योंकि वो राइट हैंड था, वो बहुत चाहता भी था दाऊद इब्राहिम को, उसने कई सारे कॉल्स किए मीडिया को, कई सारे लोगों को उसने अप्रोच किया था ये कहते हुए कि इसमें दाऊद इब्राहिम का हाथ नहीं था। वो भी दुबई उस वक्त भाग चुका था क्योंकि मुंबई में ऐसे लोगों को रातों रात अब अरेस्ट किया जा रहा था जो भी रिलेटेड थे डी कंपनी से, उनके बिजनेसेस को टारगेट किया जा रहा था। तो यहाँ पर बताया गया बुक में कि बहुत मेहनत छोटा राजन ने की, लेकिन इसमें एंट्री हुई थी एक और डॉन की जो हसद जलन इसमें बताया जाता है वो रख रहा था किताब के हिसाब से, जिसका नाम है छोटा शकील। आपने सुना ही होगा जब भी दाऊद इब्राहिम के बारे में कुछ बात होती तो छोटा शकील एज अ स्पोक्स पर्सन वो बात करता है। तो यहाँ पर छोटा शकील बताया जा रहा है कि उसने दाऊद इब्राहिम को बताया कि छोटा राजन को इन डिस्कशंस में हमारे ग्रुप की मीटिंग्स में रखना नहीं चाहिए क्योंकि इंडिया में हिंदू मुस्लिम के फसाद हो रहे हैं। 93 जो बमबारी हुई मुंबई की, जो उस वक्त बॉम्बे के नाम से जाना जाता था, उसमें भी हिंदू मुस्लिम का एक एंगल लाया जा रहा है और हो सकता है कि छोटा राजन शायद वो एक मखबर, एक खबरी, एक इन्फॉर्मर बन जाए पुलिस का। तो बताया जाता है कि छोटा शकील ने ये पॉइंट दाऊद इब्राहिम को रखा कि सेफ्टी अब नहीं है छोटा राजन को हमारे क्लोज सर्कल में रखने, और छोटा राजन को
बताया जाता है कि उसको खबर आ गई थी कि अब उसकी बारी आ गई है उसको टपकाने के लिए, मतलब कि छोटा राजन के ऊपर नाम आ चुका था कि उसकी मौत होना जरूरी है। तो जैसे उसको पता चला, किताब में यही बताया गया कि वो वहां से फरार हुआ और वो दूसरे कंट्रीज में छुपते फिर रहा था, क्योंकि इंडिया में जाके तो अरेस्ट होना नहीं चाह रहा था। और देखते ही देखते ये बताया गया कि डी कंपनी जो है, जो दाऊद इब्राहिम जो है, वो बहुत ज्यादा होशियार और बहुत ही उसके खतरनाक लिंक्स है। हर कंट्री में कहीं ना कहीं उसके पुलिस से और पॉलिटिशियन से लिंक्स है। इससे एक अंदाजा आप लगा सकते हैं कि ये आदमी डायरेक्ट कारोबार नहीं कर रहा, बल्कि हाई लेवल के जो पॉलिटिशियंस हो रहे हैं ये सब इसके जरिए काम कर रहे हैं, इसको फ्रंट में रखते हुए, अपने गंदे धंधे को खुद पे नाम नहीं रख के पैसा डालकर इसको एज अ फ्रंट ये लोग रखना शुरू कर रहे हैं। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि बताया गया कि एक कंट्री में, शायद थाईलैंड है वो, जहां पर छोटा राजन छुपकर था कई साल और किसी को नहीं पता था एक्सेप्ट उसके अपना खास आदमी और उसकी बीवी के अलावा। वो अपना कारोबार तो अपने हिसाब से भी चला रहा था, लेकिन वो अलग अलग नामों से वो रहता था, अलग पासपोर्ट से, तो कंप्लीट वो आइडेंटिटी चेंज करके था। तो भी कई साल के बाद एक रात दरवाजा खटखटाया गया। जब ये खोला तो सामने दाऊद के लोग थे और वो गोलियां इन सबको मारना शुरू किए। तो छोटा राजन का जो राइट हैंड था वो तो स्पॉट पर ढेर हो गया, उसकी बीवी को भी गोली लगी। लेकिन बताया जाता है कि छोटा राजन ऊपर बेडरूम में था, वहां से वो कूदा, नीचे कई सारे घने जो थे झाड़ थे और वो वहीं पर गिरकर अंदर, मतलब काफी इंजर्ड हो चुका था। जब दाऊद इब्राहिम के लोग ऊपर खिड़की से देखे, वो लोग ये समझे कि शायद ये उतर के कहीं से भाग गया और फिर वो उसको ढूंढना बंद कर दिया। अब यहाँ पर बताया जाता है कि फाइनली इंडिया बुक के हिसाब से ये बताया गया कि इंडिया के जो क्राइम ब्रांच के हैं या जो भी हाई इंटेलिजेंस के लोग हैं, इन लोगों ने सेम जो दाऊद इब्राहिम के साथ किया था, पठान गैंग को वार करने दाऊद इब्राहिम को अपने अंडर लिया, यहाँ पर इन्होंने सेम टैक्टिक का फिर से खेला, छोटा राजन को अपने अंडर लेकर दाऊद इब्राहिम के ऊपर वार करवाने के लिए। अब आप सोचेंगे कि जब पुलिस वाले टॉप के लोग मिले हुए, पॉलिटिशियंस सब मिले हुए, तो फिर क्यों दाऊद इब्राहिम के खिलाफ ये पुलिस वाले जा रहे हैं? देख सकते हैं कि हायर लेवल, लोअर लेवल, इनके बीच में वो इन्फॉर्मेशन नहीं रहती है कि कौन किस पैसा खाया हुआ है, कौन कैसे मिला हुआ है, वो तो सीक्रेट ही रहेगा। तो जो नीचे के जो लोग हैं, जो पुलिस वाले या जो भी इन्वेस्टिगेटर्स है, वो तो अपना काम करते रह रहे हैं। तो यहाँ पर छोटा राजन को अपने अंडर ले लिया गया था और दाऊद इब्राहिम के कई सारे टॉप के जो इंडिया में जो लोग हैं, उनको 2-3 जगहों पर मरवा दिया भी गया। लेकिन देख सकते हैं कि दाऊद इब्राहिम वो ऑलवेज एक स्टेप अहेड देखा गया, क्योंकि जो लोग मर रहे थे उससे उसका कोई कारोबार में फर्क नहीं हुआ। ऑलरेडी उसके पास कोई और बैकअप उन लोगों का था जिसके थ्रू ये लोग कारोबार करते थे। फिर आई दाऊद इब्राहिम की एंट्री बॉलीवुड में। देख सकते हैं आपके 90s के दौर में क्रिकेट में सट्टा पैसा लगाना, इसमें काफी दाऊद इब्राहिम का हाथ था। और एक अंदाजा ये भी लगा सकते हैं कि जो जुआ जो चलता है क्रिकेट में, और जिसमें आप देख सकते हैं जैसे कि मशहूर साउथ अफ्रीकन क्रिकेटर हैंसी क्रोनी जो कैप्टन था, बहुत कंट्रोवर्शियल था जब वो जुए में पकड़ा गया कि वो बैटिंग कर रहा था, मतलब कि वो अपने टीम को तरीके से खेल रहा था हार या जीत के लिए। जब उसके बारे में पकड़ा गया, उसको रातों रात मरवा दिया गया था। कोई प्लेन क्रैश या कोई चीज था, लेकिन सब कहते हैं कि उसको मरवा दिया गया। सेम चीज आप देख सकते हैं पाकिस्तान का जो एक्स कोच है बॉब वोल्मर, कोई जीत या हार में गेम के सट्टा बहुत लगा था, वो सुना नहीं उसने, उसको भी रातों रात मरवा दिया गया था। तो बताया जाता है कि इन सब के पीछे डी कंपनी का हाथ है, दाऊद इब्राहिम का हाथ है। और कुछ फोटोज आप देख सकते हैं जहां पर दुबई में वो डायरेक्ट कॉल पर ही बैठा हुआ है ऑडियंस में। ऑडियंस मतलब जो वीआईपी सेक्शन है, जब बॉल बाय बॉल कुछ ना कुछ होते रहता है, ये लोग सट्टा लगाते रहते हैं। तो एक हिसाब से सट्टा कोई रातों रात आदमी करने वाला चीज नहीं है, इसमें टॉप के लोग इन्वॉल्व 100% है और इसको एज अ फ्रंट रखकर वो लोग गेम खेल रहे थे। लेकिन एंड ऑफ द डे दाऊद इब्राहिम ही काम कर रहा है, तो उसको पैसा इसका मिलेगा। तो सट्टे में ये लोग जीतना शुरू करे। कई सारे एक्टर्स एक्ट्रेसेस इसके साथ दिखना शुरू हुए थे, जो कहते हैं कि हम दबाव में आकर अटेंड करना पड़ा। और कई लोगों ने कहा कि हमें तो पता ही नहीं है कौन था, हम तो क्रिकेट स्टैंड में ठहरे थे। आप गूगल करके देख सकते हैं, बहुत बड़े बड़े जो बॉलीवुड के नाम है, एक्टर्स है, वो सब दाऊद इब्राहिम के साथ कहीं ना कहीं पार्टीज में या क्रिकेट स्टेडियम्स में नजर आते हैं। वैसे एक कंट्रोवर्शियल एक थी मंदाकिनी जो एक्ट्रेस है, वो भी क्लियरली बताया जाता है कि दाऊद इब्राहिम उनको एज अ फ्रेंड अपने पास रखते थे, लेकिन उसने कहा कि ऐसा कुछ नहीं था, वो तो वहीं सामने दिख गया था फोटोज में। तो बॉलीवुड में इस तरह से वो उतर चुका था। कई सारे मूवीज बताया जाता है कि दाऊद इब्राहिम ने जबरदस्ती करके प्रोड्यूस करवाया था, मतलब कि पैसा वो लगा दिया, एक्टर्स एक्ट्रेसेस ये सबको धमकी देकर रखते थे नीचे। जैसे कि एक मशहूर जो किताब में मूवी दी गई है, वो सलमान खान की 2002 की बहुत ही मशहूर मूवी चोरी चोरी चुपके चुपके, जिसमें वो है प्रीति जिंटा है और रानी मुखर्जी, काफी हिट रही मूवी। उसका जो प्रोड्यूसर है, अगर आप देखेंगे नईम रिजवी कुछ नाम उसका, या नाजिम रिजवी,
वो कोई नहीं बल्कि छोटा शकील का राइट हैंड था मुंबई में पैसा फैलाने के लिए। बाद में उसको पकड़ा गया, कई सारे फोन टैप्स हुए थे, फिर पता चला कि यहाँ पर दाऊद इब्राहिम खुद उसके डी कंपनी का जो पैसा है छोटा शकील के जरिए वो बॉलीवुड में लगा रहा था। और कई सारे मूवीज बताया जाता है कि उसने ही लगाया है। कई सारे एयरलाइंस जिनका नाम मैं लेना नहीं चाहूंगा, जो टॉप के कुछ एयरलाइंस थे 90s और 2000 के पीरियड में, जो नंबर 1 एयरलाइंस था, उसमें भी दाऊद इब्राहिम का हाथ था, उसका पैसा और फंडिंग था। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वो पैसा तो लगा नहीं सकता जब तक उसके हाथ पे टॉप के कुछ पॉलिटिशियंस या पुलिस वाले इंडिया के खुद इन्वॉल्व नहीं थे। तो अंदरूनी ये ब्लैक मार्केट चल रहा था। और देखते ही देखते 97 में गुलशन कुमार जो टी सीरीज का फाउंडर था, उसको रोड पर गोलियां मार दी गई थी, क्योंकि उसने जो पैसा होता है सिक्योरिटी मनी या जो पता नहीं उसको क्या वर्ड्स यूज करते हैं, हफ्ता मामूल, तो वो उसने इनकार किया था छोटा शकील को देने से। और बुक में आप देख सकते हैं डिटेल में लिखा हुआ है कि वो कॉल पर उसने कहा कि मैं तो 1 रुपया भी नहीं दूंगा। तो वहीं पर छोटा शकील के लोग आए और उसको भगा भगा कर मारे। आर्टिकल्स में ये बताया गया कि उस वक्त 97 के पीरियड में 10 करोड़ रुपए हफ्ता मामूल पूछा गया था गुलशन कुमार से, और उसने जो इनकार किया, इनके ईगो को लगा डी कंपनी का। दाऊद का एक आदमी जिसका नाम है अब्दुल रऊफ शूटर था, उसने इसके ऊपर गोलियां मारना शुरू की। सिर्फ मारा ही नहीं बल्कि वो भागते रहा और उसके पीछे लोग भागते रहे। फिर उसके बाद हुआ हादसा 9/11 का। 9/11 का जब हादसा हुआ अमेरिका में, काफी परेशान हो चुका था और उसने कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस को ब्लैकलिस्ट पर डाल दिया था। अलकायदा हो, दूसरे भी ऑर्गेनाइजेशन, अफगानिस्तान के हो, पाकिस्तान के एलईटी हो, कई सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस। तो यहाँ पर बताया जाता है कि इंडियन गवर्नमेंट ने सबसे पहले रिपोर्ट और प्रोफाइल रखी थी दाऊद इब्राहिम की अमेरिका के सामने, ये कहते हुए जॉर्ज बुश जूनियर को कि ये बंदा भी इसमें इन्वॉल्व हो सकता है और होगा। रूट्स या जो भी सप्लाई है, मटेरियल हो, बंदूक हो, या जो भी धमाकों की जो चीजें रहते, इनके पीछे इसका भी सप्लाई रह सकता है। क्योंकि 93 जो मुंबई के जो धमाके थे उसमें दाऊद इब्राहिम का नाम था। तो 9/11 में भी इंडियन गवर्नमेंट का इरादा ये था कि दाऊद इब्राहिम को पूरी तरह अब शॉर्टलिस्ट कर दे, इवन अमेरिका। और यहाँ पर जब रिपोर्ट्स स्टडी किया था CIA ने, उन्होंने कहा कि देयर इज अ वेरी हाई चांस कि ये भी इन नेटवर्क में, अलकायदा, अफगानिस्तान, ये चीज़ों के नेटवर्क में ये भी अच्छी तरह इन्वॉल्व हो सकता है। क्योंकि जो स्मगलिंग, ये डॉन्स, ये लोग जो होते हैं, जब इनके पास इतना पैसा होता है तो रूट्स, ट्रेड्स, तरीके, रास्ते, कई चीज़ें इनके अंडर होते हैं, सीक्रेट वाले जो होते हैं। तो यहाँ पर नंबर 2 फ्यूजिटिव लिस्ट के अमेरिका ने डिक्लेयर कर दिया दाऊद इब्राहिम को टेररिस्ट और फ्यूजिटिव, जो काफ़ी एक झटका था दाऊद इब्राहिम के लिए। और बुक में ये भी बताया गया कि वो पूरी तरह बौखला गया था। और यहाँ पर उसने डिसाइड कर लिया कि अब एक ही तरीका है, क्योंकि इंडिया तो उसके पीछे है, अमेरिका उसको नंबर 2 डिक्लेयर कर दिया। तो यहाँ पर बताया गया कि दुबई में भी उसके ऊपर शायद प्रेशर पड़ने वाला है, क्योंकि बताया जाता है कि दुबई में कई सारे ऐसे लोग हैं जो काले धंधे दूसरे कंट्रीज में करते हैं। लेकिन एक रूल होता है कि दुबई में आप लो प्रोफाइल रखें और खामोश रहें, तो शायद आपको खामोशी रहेगी वहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से, ऐसा बताया जाता है, एज लॉन्ग एज आप पैसा वहाँ पर इन्वेस्ट करते रहें। तो एक तरह से ये भी हफ्ता बोल सकते हैं आप गवर्नमेंट का। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो दाऊद इब्राहिम काफ़ी परेशान होकर वो समझ गया था कि पूरी तरह से पाकिस्तान ही एक जगह है जहां पर उसको अब सेफ्टी मिल सकती है। क्योंकि पाकिस्तान के ऑर्गेनाइजेशंस कई सारे इंडिया ने भी ब्लैकलिस्ट किया था, अमेरिका ने 9/11 के बाद ब्लैकलिस्ट किया, और यहाँ पर पैसा उसने कई सारे लोगों में और धंधों में भी लगाया था। तो यहाँ पर पाकिस्तान बुक के हिसाब से बताया गया कि कराची में उसने बहुत ही बड़ा घर वहाँ पर बनाया। उसका घर जो दुबई में भी था उसका भी नाम व्हाइट हाउस था, और साथ ही साथ कराची में भी क्लिफ्टन रोड शायद एक जगह है, कोई हाई प्रोफाइल जगह है शायद, वहाँ पर भी उसने एक व्हाइट हाउस के नाम से घर बनाया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अमेरिका के प्रेसिडेंट का जो घर होता है उसका नाम व्हाइट हाउस है। तो दाऊद इब्राहिम का शुरू से ऐसे ही ख्याल था कि वो भी कोई प्रेसिडेंट से कम नहीं। तो देखा जा सकता है कि डॉन्स के हिसाब से आज भी वर्ल्ड्स रिचेस्ट शायद उसको माना जाता है। अब इतने सारे धंधे अगर आप देखेंगे तो पैसा तो बहुत ही होगा। तो सोर्सेस के हिसाब से 2015 का रिपोर्ट है जहां पर बताया गया कि दाऊद इब्राहिम का नेटवर्थ 2015 में, जो आज से 9 साल पहले, वो था $6.7 बिलियन, तकरीबन $7 बिलियन 2015 में, जो आज अगर देख सकते हैं रफली हो सकता है वो 7 से 8 से 9 बिलियन भी हो गया होगा। इतना पैसा जब है तो 10 साल के अंदर अगर रफली आप 9 से 10 बिलियन डॉलर भी एस्टिमेट लगाएंगे इसका, तो ये होगा तकरीबन 80,000 करोड़ रुपए, 80,000 करोड़ रुपीस।
का नेटवर्थ बताया जाता है दाऊद इब्राहिम का और उसके डी कंपनी का। और ये अकेला आदमी जो बताया जाता है डोंगरी के स्लम एरिया से, गलियों में से उठते हुए, पॉकेट मार, चोरी, छोटे ऐसे स्मगलिंग काम करते हुए, ये हर अपने परेशानी को सीढ़ी बनाते गया और बहुत होशियारी से ये ऊपर चढ़ते रहा। और आज देखते ही देखते 80,000 रफली, ये मैं एस्टिमेट लगा रहा हूँ, 70 to 80,000 करोड़ का मालिक बन चुका है। अब इसमें आप देख सकते हैं, जैसा मैंने पहले भी बताया, ये अकेला आदमी का काम नहीं हो सकता है जब तक कंट्री के टॉप के लोग, पॉलिटिशियंस या पुलिस वाले इन्वॉल्व नहीं है। हो सकता है कि वो सीक्रेसी में काम कर रहे हैं और शायद इसलिए उसको कभी इंडिया वापस आने नहीं दे रहे हैं। बोल रहे हैं कि तू वहीं पर रहे, हम तेरे साथ करेंगे, तू भी अपने हिसाब से काम कर। अब यहाँ पर आते हैं उसकी फैमिली के बारे में। दाऊद इब्राहिम की फैमिली का क्या है, कौन है वो लोग? बुक के हिसाब से बताया गया कि दाऊद इब्राहिम को क्रॉफर्ड मार्केट के एक दुकान वाले ने अप्रोच किया था किसी दुकान से सामान खाली करवाने के लिए। शायद उसका टेनेंट था, क्या था पता नहीं। और वो आदमी का नाम था कुछ कश्मीरी, इकबाल कश्मीरी कुछ ऐसा नाम है। तो जब वो दाऊद इब्राहिम ने खुद अपने तरफ से काम किया था जब वो यंग था, तो उसके बाद कश्मीरी ने अपने घर पे बुलाया, वहां पर चाय पी रहे थे और फिर उसी कश्मीरी जो नाम है उसकी बेटी, जिनका नाम है महजबीन शेख, ऑल्सो नोन एज जुबीना जरीन, उनको दाऊद इब्राहिम ने देखा और उसने इंस्टेंटली डिसाइड किया कि उससे वो शादी कर लेगा। और शादी हुई और उसके बाद दाऊद इब्राहिम को बताया जाता है कि एक बेटा है जिसका नाम है मोइन इब्राहिम और 3 बेटियां हैं जिनका नाम है महरीन इब्राहिम, माहरुख इब्राहिम और मारिया इब्राहिम। देखा जा सकता है कि माहरुख इब्राहिम की जो बेटी है, काफी कंट्रोवर्शियल इसकी शादी हुई, क्योंकि पाकिस्तान का जो सबसे मशहूर क्रिकेटर है, आप बोल सकते हैं टॉप क्रिकेटर्स में से, जावेद मियांदाद, उसी की बेटी माहरुख इब्राहिम है। तो यहाँ पर एक तरह से इससे कई लोगों को अंदाजा लग गया था, वो अपने 2 नंबर के धंधे करते हुए वहां का भी टॉप डॉन वो बन चुका। और बुक में यही बताया गया कि टॉप के पॉलिटिशियंस और आर्मी के लोग का पूरी तरह हाथ था दाऊद इब्राहिम के साथ, हाथ मिलाते अपने काम को, कारनामा को बढ़ाते हुए, पैसा लगाकर बिजनेस करते हुए 2 नंबर के जो होते हैं। और आज लोकेशन अनडिस्क्लोज बताते हैं, इंडियन चैनल्स पर ये बोलते हैं कि शायद दाऊद इब्राहिम का घर पाकिस्तान में ही है, वहां से ये पूरा अपना ऑपरेशंस कैरी आउट करता है। स्मगलिंग रहो, हवाला रहो, पायरेसी रहो, ड्रग रैकेट, पता नहीं जितने भी 2 नंबर क्या बोल सकते हैं, इन सब में दाऊद इब्राहिम का हाथ है। और ये भी कहते हैं कि दुबई में भी उसका घर है और ये दोनों भी कंट्रीज हैंड ओवर इंडिया को नहीं करते। हो सकता है कि शायद आपको और हमें ऐसा बताया जाता है कि इसको पकड़ने के लिए सब लोग तैयार है, और हो सकता है कि शायद अंदरूनी सब बिजनेस चल रहा है, लेकिन आपको ऐसा बताएंगे कि हम बस पकड़ने इसको ठहरे हुए। पता नहीं, आप इसके बारे में बेहतर जजमेंट कर सकते हैं कि कैसा इतना बड़ा डॉन, इतना बड़ा नेटवर्क रखते हुए वो सुकून से स्कॉट फ्री अभी फिर रहा है। देखा जा सकता है कि बुक में काफ़ी डिटेल्स और दिए हुए, काफ़ी माइन्यूट डिटेल्स दिए हुए, लेकिन मैं चाह रहा था कि जितना हो सके एक सिंपल तरीके से दाऊद इब्राहिम का राइज, उसके करियर में, उसका ये जो धंधा है 2 नंबर का, उसमें कैसे उसने स्टेप इन किया, कैसा वो आज वर्ल्ड्स मोस्ट टॉप का डॉन, रिचेस्ट डॉन, नंबर 2 फ्यूजिटिव लिस्ट पे, और साथ ही साथ एक शॉकिंग चीज़, फोर्ब्स लिस्ट, जो सबसे पावरफुल आदमी होते हैं, फोर्ब्स वाला हर साल 50 लोगों की लिस्ट बनाता है, फोर्ब्स लिस्ट में दाऊद इब्राहिम का नाम भी आ चुका है एज टॉप 50 मोस्ट पावरफुल मैन इन द वर्ल्ड। ये तकरीबन कुछ साल पहले आया था, जहाँ पर दाऊद इब्राहिम का भी नाम फोर्ब्स मैगजीन ने लिखा। तो देख सकते हैं कि उसका राइज बहुत पीक तक जाते रहा और आज भी वो अनटचेबल है। मतलब कि कोई, उसके जितने भी दुश्मन थे वो उसका कुछ नहीं कर सके और वो ऑलवेज एक स्टेप अहेड था। अब एक चीज़ अजीब आपको दिखेगी कि जैसा मैंने अभी फैमिली के बारे में डिस्कस किया था, दाऊद इब्राहिम के वालिद जो थे, इब्राहिम कसकर, वो 5 वक्त के नमाजी उनको बताया जाता है। उनकी शराफत के बारे में वाह होती थी, तारीफ होती थी पुलिस स्टेशंस में कि इतना शरीफ कैसा एक कांस्टेबल हो सकता है। वो काफी डेडिकेटेड थे, अल्लाह से डरने वाले थे। उनका बेटा दाऊद इब्राहिम निकला। और एक और ट्विस्ट अजीब सा आया कि दाऊद इब्राहिम का जो खुद का बेटा है, एकलौता है, जिसका नाम है मोइन इब्राहिम कसकर, उसके बारे में आर्टिकल में बताया गया कि मोइन इब्राहिम कराची पाकिस्तान में रहता है, जहां पर वो एक मस्जिद में वो हाफिज कुरान बन गया। मतलब कि उसने पूरी कुरान याद की और वो एक मौलाना बन गया। और साथ ही साथ वो डेली वहाँ की मस्जिद में वहाँ के बच्चे जो होते हैं उनको वो कुरान सिखाता है। मतलब कि दाऊद इब्राहिम का बेटा मोइन इब्राहिम अब बन चुके हैं मौलाना मोइन इब्राहिम, और वो हाफिज कुरान है और वो बच्चों को कुरान सिखाते हैं।
और बताया गया है कि दाऊद इब्राहिम का बेटा मोइन, मौलाना मोइन, वो अपने वालिद के कंप्लीट बिजनेस से नाराज है और वो बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते। मतलब कि क्लियरली यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसा दाऊद इब्राहिम का वालिद थे वैसा ही दाऊद इब्राहिम का भी बेटा निकला, जो अल्लाह से डरते हैं, 5 वक्त की नमाजी है और ऐसे किस्म के धंधे से ये लोग कहते हैं कि जहन्नम में जाने के ये सब काम है और इससे ये लोग दूर रहे। तो काफी आप देख सकते हैं एक अजीब सा एक माहौल है। अब आप सोचेंगे कि जब दाऊद इब्राहिम का राइज हो रहा था, जितने भी लोग थे, जैसे मैंने पहले बताया था, खालिद पहलवान, ये आखिर ये लोग कहाँ गए? बुक में आपको इस बारे में डिटेल्स बताए जाएंगे, लेकिन इन शॉर्ट आपको कह देता हूँ कि जब भी दाऊद इब्राहिम एक कदम ऊपर बढ़ता था, अतराफ के अपने लोगों को अगर वो टक्कर पे रह रहे उसी के कंपनी के भी साथ क्यों ना हो, उनको तरीके से वो हटा देता था। और खालिद पहलवान को भी अंदाज़ा लग गया था कि उसकी भी मौत होने वाली है, क्योंकि शायद वो अलग तरीक़ों से उसके कान तक वो बात पहुंचाई जाती थी। तो जिससे धंधा सीखा था दाऊद इब्राहिम और जिसके साथ उसने राइज किया था, तो उसी को एंड में भगा दिया गया। अब ऐसा भी बताया गया किताब में कि शायद खालिद पहलवान अपनी खुद की भी आइडिया से सेटिंग कर रहे थे, खुद का अपना पैरेलल बिजनेस उस वक्त चला रहे थे, डी कंपनी को सामने रखते हुए, तो शायद इसलिए भी उसको भगाया गया। तो ये था एक ब्रेक डाउन कि कैसा एक लोकल लड़का डोंगरी का मुंबई में, वो एक मामूली से घर से उसका राइज हुआ और आज वो वर्ल्ड का नंबर 1 उसको बताया जाता है डॉन बन चुका है। 70-80 हज़ार करोड़ रुपए का मालिक। मैं एक रफ एस्टिमेट आपको बता रहा हूँ, 2015 का रिपोर्ट के हिसाब से अगर देखा गया तो तकरीबन 60-70 हज़ार करोड़ का मालिक बताया जा रहा है उसको, जो शायद आज 80 के ऊपर हो गया होगा। कैसा ये आदमी का राइज हुआ, क्या क्या इसके साथ हुए थे हादसे, और कैसा आज ये स्टिल अनटचेबल एक डॉन बना हुआ है, इंडिया का नंबर 1 और साथ ही साथ अमेरिका की तरफ से भी डिक्लेयर्ड नंबर 2 फ्यूजिटिव इन द वर्ल्ड। तो आई होप आपको ये एक सिंपल सा ब्रेकडाउन पसंद आया है इस मिस्टीरियस डॉन के बारे में जिसका नाम है दाऊद इब्राहिम कसकर। और इंशाल्लाह आप भी कमेंट करिए कि आपको और कॉन्सेप्ट वाले टॉपिक्स पर ऐसे और भी वीडियोस चाहिए, ब्रेकडाउन्स चाहिए, और इंशाल्लाह मैं लाऊंगा आपको कई सारे ट्रू क्राइम जो रिपोर्ट्स होते हैं, जो क्राइम स्टोरीज होते हैं क्रिमिनल्स के, उसके जो खतरनाक हादसे हुए हैं, कॉन्स्पिरेसी थीरीज हैं, इनके बारे में इंशाल्लाह मैं अब यहाँ से वीडियोस डिटेल में आपको लेकर आऊंगा। होप आपको ये पसंद आया होगा। और अगर आप नए मेरे चैनल पे, प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब, कमेंट करिए कि आपको और कौन से टॉपिक्स पर देखना है वीडियो, और शेयर करिए इस वीडियो को जितने भी आपके पहचानत के लोग हैं उनके साथ, हर सोशल मीडिया के जरिए शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करिए अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे। तो इंशाल्लाह मिलता हूं मैं बहुत जल्द, जब तक अपना ख्याल रखिए, टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।